Assalamu alaikum, everybody. Welcome to the very first episode of our podcast, Between the Lines. I'm Abira Bukhari, an independent researcher and a poet, and alongside me, I have Hasnan Ajmal. Yeah, I'm Hasnan. I'm the founder of Islamabad Read With Us. So today we are exploring a very famous play by the Samuel Beckett, Waiting for Godot. So Ali हमें बताएंगे उस बुक की समरी एंड उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे. I'm Ali. I'm an avid book reader. I enjoy reading classical literature, books and novels. आज हम जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जो प्ले हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स एन absurdist play, जो कि 2 पार्ट्स में लिखा गया. It begins with two characters, Vladimir and Estragon. ये स्टार्ट हो रहा है एक कंट्री रोड पे और जहाँ पे हमें सिर्फ ये पता है कि वहाँ एक दरख्त लगा हुआ है जिसके नीचे ये मौजूद है. ये स्टार्ट एक गॉस्पेल के रेफरेंस से करते हैं जहाँ पे वो थीव्स को डिस्कस कर रहे होते हैं. इस डिस्कशन के दौरान उनको रियलाइज होता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते. वो फँस चुके हैं. वो जैसे ही कुछ स्टार्ट करने लगते हैं, वो अपने आप को दिलासा देते हैं कि वो शुडन्ट स्टार्ट एनीथिंग. जब वो कुछ स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता. इस रियलाइज़ेशन के बाद उनकी मुलाकात पोज़ो और लकी से होती है. पोज़ो का कैरेक्टर सिग्निफिकेंस करता है अथॉरिटी को, वैनिटी को. इसके साथ जो उसका स्लेव है लकी, उसके साथ उसका बर्ताव बहुत बुरा होता है, बहुत ज़ालिमाना होता है, वो हर बात पे उसको मारता है. तो जो लकी है, उसकी हमारे पास जो फिगरेटिव आ रही है, वो आ रही है सफ़रिंग की, डिस्पेयर की, कि वो उसके साथ कैसी हरकतें कर रहा होता है. इसी मुलाकात के दौरान वो एक शेफ़र्ड, एक छोटे से बॉय से मिलते हैं और उससे पूछते हैं, "तुम क्यों आए हो?" तो वो बताता है कि, "मैं एक मैसेज लेकर आया हूँ आपके पास, गोडो. मेरे पास गोडो का मैसेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ." अब कॉमिकली जैसे ही व्लादिमीर उससे पूछता है कि, "यार, क्या मैसेज लेकर आए तुम गोडो का?" तो वो परेशान हो जाता है कि मुझे वो मैसेज याद ही नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 फिनिश हो जाता है, जहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं कि मेबी गोडो ने हमें उन्हें कोई बात बतानी थी, जो कि उनके लिए एक सेंस ऑफ पर्पस बन जाती, और वो उस पे काम करते हैं. प्ले 2 एग्ज़ैक्टली उसी लोकेशन में स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन डे हमारे पास नेक्स्ट. उसी तरह व्लादिमीर मौजूद है, उसी तरह हमारे पास एस्ट्रागॉन मौजूद है और वो डिस्कस कर रहे हैं कि गोडो आए प्लीज़, गोडो हमें कुछ बताए ताकि हमें समझ आए हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, और वो उसी इंतज़ार में बैठे होते हैं. और दोबारा पोज़ो आ जाता. लेकिन इस टाइम पोज़ो ब्लाइंड है, उसको नज़र नहीं आ रहा. लकी जो है उसकी भी टोटली डिफरेंट साइकोलॉजी है, वे ऑफ द स्लेव की तरह एक्ट नहीं कर रहा, वो उसके साथ मौजूद है और म्यूट है बिल्कुल. वो जो पहले थिंकिंग कर रहा था पार्ट 1 में, वो पार्ट 2 में नज़र नहीं आ रही. इसी तरह इन चारों का इंटरेक्शन हो रहा होता है. वो पोज़ो को दोबारा बता रहे होते हैं कि तुम्हें याद होगा तुम कल मिले हो उनसे, लेकिन आज तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं पता. ये कैसी अजीब-सी बात है. इट्स वेरी अब्सर्ड टू थिंक अबाउट इट. वो बोल भी नहीं सकता उसमें क्योंकि जो सेकंड प्ले में लकी बोल नहीं सकता. बिल्कुल. इसी तरह वो उससे डिस्कस कर रहे होते हैं और बॉय दोबारा आता है, लेकिन इस टाइम उसके पास मैसेज होता है. उसको गोडो का मैसेज याद होता है कि गोडो ने मुझे ये बताया कि मेरी मुलाकात आपसे आज नहीं होगी, लेकिन कल होगी. और इसी वेटिंग में पूरा का पूरा हमारा प्ले गुजर जाता है. लेकिन सबसे जो मज़े की बात है वो ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की एंडिंग जो है वो इस तरह के, व्लादिमीर उसको कहता है, "शैल वी गो नाउ?" जिस पे एस्ट्रागॉन का रिप्लाई होता है, "यस, वी शुड गो नाउ." बट दे डू नॉट मूव. अपनी जगह से नहीं हिलते. मे बी वो इसी यही उनका बिलीव होता है कि शायद हम यहाँ रुके रहें तो गोडो से हमारी मुलाकात हो ही जाए. अच्छा ये जो प्ले लिखा गया ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लिखा गया. या तो अभी इसके बारे में आप बताएं. Actually, it was written after the wars, right? When sensibilities were damaged and there was no center. So, in a world where you cannot find an axis, I think finding meaning within yourself is quite difficult, right? So, when you're trying to make sense of the senselessness of the universe, I think it is then that the absurd thing comes in, right? So, the historical background is such when wars are happening, and it is said of wars that the war brings the worst out of people and also the best. So, when we say it brings the worst out of people, it is that they're trying to make sense of something that's not there. So, they're trying to justify everything, right? So, such has been the historical background of it, right? So, if you generally think of things, I think it's really important to discuss Beckett as a writer himself and then the text. What do you think about it, Hasnan? Uh, how is Beckett as a writer? हम्म. अच्छा एज ए राइटर सो बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है इसने फ्रेंच आर्मी में सर्व भी किया था टू टू डिफेंड फ्रांस. अच्छा नेक्स्ट बेसिकली इसकी एक लाइन एक इंटरव्यू में इसने बोला था कि इन वॉर ही विल चूज़ फ्रांस एंड इन पीस ही विल चूज़ आयरलैंड.
अच्छा, सो ये जो लिखा गया है ये बेसिकली पोस्ट वर्ल्ड वॉर लाइक सेट ऑफ एब्सर्ड निहिलिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, सो उस टाइप पे इसने लिखा है। यप। अगर हम इसी तरह डिस्कस करें तो हमारे पास सैमुअल बेकेट एक मॉडर्निस्ट है, उसने मॉडर्न लिटरेचर लिखा है और एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर पे उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि हम थिएटर ऑफ अब्सर्ड का डिस्कशन सैमुअल बेकेट के बगैर नहीं कर सकते, इट्स इनकम्प्लीट। जो कुछ उसने Although uste, it's not that he is totally the harbinger of it, but I think modernism and postmodernism, there's this amalgamation of both in his works, right? And theater of absurd, like, kind of comes to the doorstep of Beckett, maybe, and then it just opens up. What do you guys think? I think that's pretty much about it, the mixture. How it is a mixture, and the way he discussed existentialism and absurdism with such subjectivity in it, like it's totally up to you whatever you want to interpret from it. Maybe you can interpret that these are post-apocalyptic characters, Vladimir and Estragon, and they're just trying to survive there, and they're just waiting for it. It could be also an interpretation of two old people who have lived a long life and now they couldn't find meaning in their old age. So there is a lot of subjectivity in it, trying to find meaning in such subjectivity. Believe me, Samuel Beckett just surprised us with this novel, with such words, trying to make a lot of meaning out of such short amount of words. It's a barely 70 pages play, yet it has so much in it. And it is such an intellectual and obscure play that you get to find a lot of undertones of different things in there, right? So there's absurdism, which cannot really be said, okay, इसमें जी complexity है, तो इसमें void है. It is filled with a lot of things. Also, the way he used silences, that's phenomenal. That's remarkable. I haven't read anything as such before where No. silence was so significant. It's of so significance how they remained quiet for a moment when they couldn't find to do anything to pass their time in waiting. Actually, silences are eloquent because they hold within them the things that communication fails to convey, right? And especially after the world wars, when the sensibilities are damaged, I keep on saying this regarding this play because it's not that you are physically damaged because of a war or a different difficult thing, but also your inner state, Emotionally, yeah, mentally. devastated. So it is true that one can be devastated but not defeated. But then again, you go out searching for a meaning that's not there, right? And I think it is when you find, especially in the play, there's this identity which is always changing, right? They get to hear different names of themselves, right? And they forget who they are. And they're constantly trying to understand themselves and trying to fill spaces with silences and with pauses. And I think saying that identity is in a flux puts it in a position where we think the world of waiting for Godot is a simulacra. It's a part of hyperreality. What do you guys think? Because the cyclical things where they keep coming back to one thing, forgetting if something happened earlier, the day earlier or not. So it's like they are in the present. There's no connection with the past or with the future, but they're there. So it's like a hyperreality that has been formed, and especially after the wars. It's significant to put it here that after the wars, a certain world emerged, that world that they had no clue of, right? So they're trying to put sentences in a way where they can finally connect them in a structured way. But since there's no structure, so what are they doing, right? They're just trying to justify their existence. What do you think? There is so much devastation that they couldn't find meaning anywhere. They were like, what about the past? The past we lived, which has damaged us so much that we have to find meaning in that devastation. So, like Vladimir is also known as Didi, Estragon is also known as Gogo. Even in second play, the identity of both Pozo and Lucky is totally changed. They're different people. And yet they couldn't find any meaning from their past. So they were like, we have to make use of this present we have. We have to do something in this present.
We know that tomorrow would be meaningless for us. The past that we have lived is also meaningless. We couldn't connect ourselves with it. We have no connection with it. So we have to make sure whatever we do in present. So they keep going on changing their hats. They keep going on doing mimicry of Pozo and Lucky. They were doing something. They are making sure that while waiting, they do something. So, what do you guys understand with the idea Of Godot. Yeah, Goro? And also, Beckett at one point says, we were thrown into this world, so there's no cure. So there's this research that tells that obviously we were thrown into the world as a punishment, right? Adam and Eve were thrown. So how can then we make sense of the universe around us? We're just whiling time away, I think. Even I do that. If you're not doing something, it's like your existence doesn't have a meaning, right? So we kind of justify our existence just by doing something. It can be just fidgeting with the hat or, with a pencil, even, right? So I think it is more about just, doing podcasts. yeah, Yeah. yeah. Reading books. And also there's a Sufi aspect to it. What do you think? Okay. The idea that who am I? Where do I stand in this universe? That idea adds to the Sufi aspect, doesn't it? Yeah, it's like a universe exploring itself, trying to understand himself, trying to live itself, trying to do something which makes it an identity of it. The action they perform in somewhat way, trying to justify who they actually are by doing what they are. So that's a really good aspect to it. Considering the Godo and the presence of higher being, that's important too. That maybe this Godo thing is some higher being trying to give us some meaning. So the whole purpose it we're just waiting for it. Maybe something just out of center from this universe is thrown onto us to do, and we have to do that and pull through it. अच्छा एक इसमें ये भी है ना कि ये वेट कर रहे हैं किसी का, ये खुद कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा ये खुद जो कर रहे हैं ना, इट्स लाइक इट्स मीनिंगलेस, लाइक हैट एक्सचेंज कर दी, शूज़ उतार दी, शूज़ पहन ली, इट्स मीनिंगलेस। सो बेसिकली ये वेट कर रहे हैं कि आके इनको कोई बताए, इनको गाइड करे, देन उसके बाद ये करें। सो बेसिकली ये चीज़ आती है कि मतलब आपको ब्रेन दिया हुआ है, आप सोच सकते हो खुद इस तरह से, बट ये कि ये मतलब उस तरह से नहीं कर रहे हैं। आई थिंक ये Actually, I think habit wali cheez isme aa jati hai. So there's a quotation that says, habit is a ballast which chains a dog to his vomit. So basically, here, Estragon and Vladimir are the dogs, and waiting is their vomit, and the chain is the habit, maybe. Am I making some sense or not? So they're just habitual. They're waiting as a habit and they keep on waiting. There's a point where they come to this conclusion that they got to help Pozo. You know, there's a passage, if I can look up for it here. Yeah, well, the me tries to help him and ask for money. That we would move stuff for you with Lucky, but you gotta pay it. लकी की मेंटालिटी अगर देखें, सो ही मतलब सफरिंग और डिस्पेयर दिखाया गया है कि अथॉरिटी क्या कर रही है उसके साथ। बिल्कुल। लेकिन लकी का सबसे बड़ी चीज़ है जब वो हैट पहनता है, ही चेंजेस इंटायरली। वो ऐसे नए नए लफ्ज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, वो फिलोसफर्स के नाम लेना स्टार्ट कर देता है। What about it? कभी जैसे देखे ना तो बहुत फिलोसॉफिकल हो रहा है, कभी उसके सेंटेंसेस का कोई है ही नहीं स्ट्रक्चर। सो उस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मे बी इस तरह पॉसिबल हो कि शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ एक ऐसी चीज़ चेंज हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के सारे पजल एक जगह पे फिट हो जाए एंड एवरीथिंग बिकम्स मीनिंगफुल ऑल एट वंस। अच्छा, दिस कुड बी एन एस्पेक्ट। खुद भी अगर मतलब अपनी ज़िंदगी में देखें तो कुछ टाइम आपको लगा होता है कि इट्स मीनिंगलेस, कुछ टाइम आपको लग रहा होता है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब आप बहुत ही मीनिंगफुल, इससे कम्युनिटी को, लोगों को या वैसे मतलब यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट कुछ चीज़ें अचानक आपको ऐसे लगती है मतलब इट्स मीनिंगलेस। सुबह जागना, सोने से ले वो अप्स एंड डाउन्स ऐसे आते हैं कि आपकी जो इमोशनल बीइंग होती है वो एकदम एक्सट्रीम्स पे खेल रही होती है। लेकिन स्टिल सेंस ऑफ सेल्फ और सर्च फॉर अ हायर सेल्फ वो कभी खत्म नहीं होती है। यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड दैट गुड पार्ट इन योरसेल्फ जो आपको लगता है। सो ऑब्वियसली सोल्स तो प्योर ही हैं, ठीक है। सो व्हेन वी कम डाउन टू दिस वर्ल्ड वो इम्प्योर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो देन वन बिगिन सर्चिंग फॉर मीनिंग, राइट? So what do you guys think about whiling time away in this world?
How significant is it? इट्स वेरी सब्जेक्टिव। कुछ It लोगों is. के लिए यस ये चीज़ इस तरह होती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया होता है, वी हैव टू बी बेटर देन बिफोर। वो उसी तरफ मेहनत करते जा रहे होते हैं, करते जा रहे करते, जबकि बाकी ऐसे नहीं करते हैं। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, बाकी रियलिटी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और कभी-कभार तो इवन दे सबमिट टू रियलिटी एंड दे जस्ट स्टार्ट बार्गेनिंग विद द रियलिटी दे आर फेसिंग। वो बस कहते हैं कि यार अब मैं इस रियलिटी को बेंड नहीं कर सकता, सो आई एम जस्ट मेकिंग यूज़ ऑफ इट, बी इट गुड, बी इट इविल। वो उसका बस फ़ायदा उठाना चाह रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ बेहतर हो जाए। तो ये जो टाइम गुज़र रहा है, इट्स ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन लक वेयर यू स्टैंड राइट नाउ। Also on intention as well. I think intent बहुत important है. It is that कि if your intention is right, so whatever's coming to your mind is coming from a place that is designed to make things better. You getting it? Yeah. But if your intention is wrong, then whatever thought process that you have is coming from hell. Absolutely. Even if you're trying When to they do something move, Ali, when they do not move, they don't do anything. It is by choice that they're doing it. So choice again is a big thing here. What do you think? Free Yeah. will and choice? every And I- choice has a consequence. Hmm. Whatever you do it or you do not do it, you'll regret both. Yeah. But if your intentions are wrong, then obviously it would end in shame. Everything which is intended wrong always end with shame. यार लेकिन सब ये डिफाइन कौन करता है कि उसकी इंटेंशन जो थी वो रॉन्ग या राइट? फॉर एग्जांपल Everything आपकी ओके सो फॉर एग्जांपल आपकी इंटेंशन ठीक हो सकती है बट इनके लिए वो मतलब वो ठीक नहीं हो सकती मतलब वो नहीं बट नहीं ये नो देखो जो इनवर्डली आपको पता होता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. अब अली है, ठीक है, वी नो हिम राइट. सो अगर हम कोई चीज करते हैं और हम अली को यूज कर रहे हैं, ठीक है, Abuse. नहीं नहीं यूज कर के यूज कर रहे हैं, अ, तो हमारी इंटेंशन बीच में गलत है जबकि अली पूरे दिल से हमारे साथ आए, ठीक है. सो वो हमारी इंटेंशन गलत है ना कहीं हमें नुकसान हो जाएगा. बिल्कुल. सो वो अली तो बेचारा नेकी सा है ना, सो वो तो क्लियर होता है इंटेंशन क्या है. नहीं ऐसे ही होता. हर बंदे को अपनी इंटेंशन से पता होता है. इसकी हम नहायत सिंपल एग्जांपल एनवी की ले सकते हैं कि हम एक इसलिए अपने आप को बेहतर कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे से बेहतर होना चाहते हैं. हम जस्ट उससे हमारा मुकाबला है. हम इसलिए नहीं कह रहे कि मे बी हम खुश हो रहे हैं, मे बी हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना स्टार्ट कर दें, लेकिन हमारे अंदर सिर्फ ये है कि हमने उससे बेहतर होना है और इस चीज़ में, और वो इंसान अपने आप को हसद में जलाता रहता है और वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता अगर उसकी इंटेंशन इस किस्म की हो कि आई वांट टू बी बेटर देन देम. दिस कुड नेवर पॉसिबल. अच्छा आपने भी बुक पढ़ी आपने भी पढ़ी है ना तो आपके लिए गॉडो क्या है? लाइक आपने क्या लिया है कि इज़ इट समथिंग गॉड, इज़ इट अ होप ये क्या चीज़ है? लाइक आपको क्या समझ है? अच्छा सैमुअल बकेट की जो सबसे अच्छी बात वो ये है ना कि हर रीडर को जो होगा वो उससे अपना मतलब निकालेगा। लाइक आपने जो पढ़ा है तो आप बताएँ मतलब आपके लिए क्या है गॉडो? मेरे लिए सैल्वेशन है. हम उस सैल्वेशन का वेट कर रहे हैं. हम उस सैल्वेशन के लिए काम कर रहे हैं. हम उस सैल्वेशन के लिए टाइम गुजार रहे हैं. हम उस सैल्वेशन की तरफ जा रहे हैं. बस स्टेप बाय स्टेप वी आर ट्राइंग टू बी बेटर देन एवर. वी आर ट्राइंग टू डू गुड इन दिस वर्ल्ड. और हमने उसके लिए मेहनत करते रहना. चाहे वो वेट करके हो, चाहे वो काम करके हो. बट वी हैव टू बी बेटर देन बिफोर. वी हैव टू बी बेटर. वी हैव टू क्रिएट सच अ वर्ल्ड व्हिच इज़ अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस. मेरे लिए सैल्वेशन है. दिस इज़ इट फॉर. अच्छा आपके लिए कांस्टेंट है कि वो उधर है, वो गोडो एक ही चीज़ है. मेरे लिए ये कि इट कीप्स चेंजिंग. आई मीन सम आप वेट कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, सो गोडो तो कुछ भी हो सकता है, होप हो सकती है, आप कोई किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. एंड बी बट हाँ, इट कैन बी डेथ. यस सो एक्चुअली जब आपको मीनिंगलेसनेस मिलती है लाइफ में, सो डेथ सुसाइड एक ऑप्शन है, ठीक है. और इस प्ले में भी इन्होंने 2-3 दफ़ा सुसाइड करने की कोशिश की बट वो कर नहीं पाते। हाँ, कि चलो लेट्स हैंग आवरसेल्व्स, लेकिन फिर नहीं होता कुछ भी. सो वो इनडिसाइसिवनेस इतनी ज़्यादा है, आई डोंट नो हाउ इट्स नॉट देयर. इवन हमारे साथ भी मुझे लगता है लाइफ में ऐसा होता है बहुत टाइम्स. मेरे साथ बहुत होता है कि आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ लाइफ, ऑफ सेंटेंसेस इवन, और मेरे साथ नहीं हो रहा. एंड इट्स नॉट दैट इंटेंशनली बंदा कुछ कर रहा है, वो आपके अंदर से ही नहीं हो रहा. वो सर्कमस्टांशियल हार्डशिप्स हो सकती हैं, कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं जिनकी बेसिस पे आप ऐसे इमर्ज करते हो कि यू जस्ट ऑल ओवर द प्लेस. यू नो देयर इज नो
poise or calm or a structure. That's what we're talking about. इवन यूँ भी होता है कि आपकी चॉइसेस ही दोनों आपके लिए ठीक नहीं होती हैं, दोनों ही बेनिफिशियल नहीं होती, तो फिर यार मैं क्या चूज़ करूँ? यू जस्ट सिट ऑन द फेंस ऑल द टाइम, लुकिंग ओवर हियर, लुकिंग ओवर देयर, कि मे बी अब इसमें करूँगा तो भी नुकसान, इसमें करूँगा तो भी नुकसान। तो यही वो बात कर रहा होता है व्लादिमीर, लेट्स डोंट डू एनीथिंग, लेट्स डोंट स्टार्ट एनीथिंग। But that's not the solution, right? यस For us, waiting for something and then doing our thing, tie your camel and then trust God. That's one thing. I think that is important. That's the most important thing. You cannot just stop. You need to keep going. And sometimes it is said that the most important thing, or maybe that's the hardest thing to do, is to keep on going. Yep. To never stop. But दैट्स द फर्टिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, कि हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे होते कि आई डोंट नो, मे बी इट्स मीनिंगलेस, जो भी मैं करने लगा हूँ वो मीनिंगलेस हो। हम ये डिलेमा फेस कर चुके हैं इतनी बार। You said this thing कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो भी आप इन एनी केस रेस्ट तो कर रहे हो, चॉइस तो आपकी हो रही है ना, और अगर नहीं कर रहे तो भी यू मेकिंग दैट चॉइस, राइट? एंड एवरी चॉइस हैज अ कॉन्सिक्वेंस, एब्सोल्युटली। सो यू बेटर मेक दैट चॉइस देन। आई रादर से दैट, बिकॉज लाइफ नाम ही रिस्क लेने का है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा फुल ऐसे कहते हैं कि द पेन इज कांस्टेंट ना, या तो आपको उस डिसिप्लिन में या आपको रिग्रेट के तौर पे मिलेगा। सो इट्स कॉन्सेप्ट लाइक या तो आपने करके या ना करके रिग्रेट की शक्ल में आपको वो पेन मिलेगा। सो इट्स कॉन्सेप्ट, वही मतलब इट्स अप टू यू। दुनिया में फेंके गए हैं ना, जब फेंके गए हैं तो तकलीफ तो रहनी है। अगर इस बात को हम 5 लफ्ज़ों में लेकर आएँ तो हमारे पास आता है टू लिव इज़ टू सफ़र। दैट्स इट, लिव इज़ And to suffer in a way that makes you, elevated or sublime, आप उसमें है एक। What do you guys think? बिल्कुल, अगर सफ़र करना ही है तो अच्छे से करो। बिल्कुल जैसे सही है, इंटेंशनली करो। बिल्कुल अच्छे इंटेंशंस हैं। ऐसी सफरिंग ना हो कि आप बाद में कह रहे हो कि क्या वक्त ज़ाया किया मैंने, इससे बेहतर था मैं ना ही करता। अच्छा जैसे इट्स 2025 ऑलरेडी, लाइक अगर हम देखें ना तो इसमें आई थिंक 7 to 8 वॉर्स हुई। तो आज के टाइम पे ये जो इसका प्ले वो इस तरह से मतलब कि रेलेवेंट है आपके, मतलब आपकी नज़र में? होप, दैट्स इट, इन वन वर्ड पुट होप। We have to do the difficult work, and that is only possible if we're not hopeless. We have to move one step at a time to achieve that big thing, that big achievement that we need to have to be better. वो कैसे होगा? We have to hope for it. हम जो पहला स्टेप ले रहे होंगे हमें पता है उससे काम मुकम्मल नहीं होना, लेकिन हमने वो होप रेज करना है ताकि हम सेकंड स्टेप लें, ताकि हम थर्ड स्टेप लें, ताकि उन सारे इफेक्ट को कंपाउंड कर सकें और एक दिन वो जो काम हम पहले दिन से करना चाह रहे थे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव और डे वन, वो हो सके। यही सेलिब्रेशन है हमारे लिए, यही होप है हमारे लिए, और मे बी ड्यूरिंग द वे इट मे बी ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड एज वेल। So that's it for me. That's the one big lesson I I have. think, I'm sorry to have cut you, but I think it's relevant in today's world in the sense that we are all waiting for something, right? And sometimes I'm Vladimir, sometimes I'm Astrovan, sometimes I'm Podzo, sometimes I'm Lucky. So when I think of Podzo, who is more like a master, we are all that as wines, Pozo. And Most of the time. You act like this. but there's zero sadism, right? I'm not into physical torture. Do I torture you guys? I don't. So words can be a form of torture, but there's no physical torture, right? And I think the way he Mental torture can be emotional, like जो mental torture होती है वो physical से ज़्यादा painful होगी। You cannot deny the charges and show. Yes. Actually, coming back to the point, Yes. what were we talking about? Lessons. It's some here Yeah. as opposed to So Pozo has such a personality whereby he's like, if you tell me to sit, I would sit. Call me sir. And he's like, can anybody tell me what to do? He's like so bossy and knows his ways. It's like I'm talking on us. So the characters are relevant and everything is relevant. I think it's universal. It's universality that lies in this play. And but there can be a problem of translation.
that I'd been thinking about. This play was originally written in French, right? And then it was translated in English. Although Beckett knew English and French both, he did not translate it, right? Somebody else translated it for him. And when we do the translations, I think there's a lot of error that can come in terms of um, keeping sentences the way they are and without really ruining the meaning, right? And also, we have a Punjabi version of it as well. So, I think this again is something which may have errors since obviously it's translated. So, what do you guys think? Uh, do meanings change over translation? Yes, of course. So, then we can change as well. Yeah, definitely. Every language carries its own meaning, its own tradition, it owns its own values. Definitely, when we try to change the language, it definitely affects the impression, the translation, as well as the meaning it carries. This is something Samuel Beckett just put us in a great problem. That after finishing the book, I was so indecisive that whether I should be happy that they were waiting, To be or not to be. whether I should be sad for what happening. Am I angry after finishing the book? Did you face the same thing? Were you able to capture that emotion after finishing it? It's like Mona Lisa. We still can't decide if she's smiling at us, if she's sad. The very moment we decide that she's not happy, we look into the eyes and we're like, no way, There- she's not happy. She's maybe happy. It was decisiveness for a reader as well. Did you face that? It may be, yeah, but I think every phase of your life is different from the other, right? And I read this book first when I was in metric, I think. Then I read it in inter and then bachelor's, master's, and and every time it spoke to me differently. And even when we had a reading circle, it spoke to me differently. And reading now made me think, oh, there are other things to it, like Simulacra, that hyperreality that I talked about, John Bortolas. So that is how we find one thing bringing about new things or an array of new things to our understanding because we are ready to receive the message that it is going to give. So perhaps in the end, Guru isn't a person that we're waiting for. It's a realization that meaning needs to be found within us, and we need to recognize our position in the universe in the silences between the lines. Thank you guys for joining in. Thank you.